अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज है 11 सितंबर। दो अहम जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो आज के दिन के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहला वाक़या बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका यौम वफ़ात है आज 11 सितंबर। कायद आज़म का यौम वफ़ात 75वां यौम वफ़ात आज उनका है। और ज़ाहिर ये बात तो हमेशा होती है कि कायद आज़म के फ़रमान और कायद आज़म ने हमारे लिए क्या किया, ये सारी चीज़ें हमें याद हैं और हमें याद होनी भी चाहिए। लेकिन कायद आज़म का जो लक़ब था वो क्या था? बाबाए कौम। और बाबाए कौम का मतलब क्या हुआ? इस कौम का बाप, इस कौम के वालिद का दर्जा, फाउंडर, यानी एक बाप है। अच्छा, अब बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए दो काम करता है मेरे ख़्याल में, जो बड़े अहम काम होते हैं। एक तो ये कि वो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत करता है, उनकी बच्चों को सिखाता है। एक बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिखाए कि तुमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। और दूसरा, बाप अपने बच्चों के लिए एक साइबान बनाता है, एक घर बनाता है जिसमें उसके बच्चे रह सकते हैं। ये दो काम मेरे हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो काम हैं जो कि एक बाप के होते हैं और बड़े अहम काम होते हैं। अब बाबाए कौम ने यही दो काम हमारे लिए किए। एक तो कायद आज़म के जो फरमान है, उनके जो फरमुदात है, उनकी जो अपनी ज़िंदगी का जो तौर तरीक़ा, अतवार और किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद की और एक अलग वतन उन्होंने बनाया, और फिर उस वतन के खदोखाल क्या होंगे ये उन्होंने खुलकर बता दिया। अब ये हमारा मसला है कि हम उन लाइंस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि कैसी निज़ाम जमहूरियत होना चाहिए, कैसा निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, कैसा निज़ाम मईशत होना चाहिए, क्या जो है वो फ़ौज का किरदार होना चाहिए, क्या हमें जो है वो नौजवानों के साथ करना है, ख़वातीन के हवाले से हर एक के बारे में उन्होंने खुल के बता दिया। अब हमने उसको भुला दिया या उससे रूगर्दानी की, तो कसूर किसका? हमने दरअसल उनकी तस्वीर पीछे लगा दी थी ना। हाँ। तो पीछे जब लगा दी तो ज़ाहिर सर के पीछे तो आंखें होती नहीं है, अल्लाह ने आंखें सर के आगे दी हैं, तो पीछे हम नजर नहीं आ सका हमें कि पीछे क्या है, कौन है, क्यों देख रहा है वो हमें, क्यों हमने उसकी तस्वीर पीछे लगाई है। हम इतना भी नहीं समझ सके कि क्यों हमारी सरकारी दफ्तरों में, चाहे कोई भी दफ्तर हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, क्यों उनकी तस्वीर लगाई है भाई? क्यों वो एक स्टेट्समैन कहलाया जाता था, मतलब नेशन स्टेट उन्होंने बनाई है, तो वो क्या क्या चीजें तय करके गए थे। उनको दुनिया में कोई और ऐसा शख्स नहीं है जिसने ये काम किया हो जो कायद आज़म ने किया। बिल्कुल। तो हमने एक तो उनके फरमान बुला दिए, बिल्कुल, और डायलॉग से किया। अब हमारी कितनी बदनसीबी है कि वो उनके साथ बैठ के डायलॉग करके हमारे लिए मुल्क छोड़ गए, और हमारी इतनी बदनसीबी है कि हमारे सियासतदान आपस में बैठ के डायलॉग बाजी नहीं कर सके। बाहर दुनिया को जाके कहते हैं कि ये एक चोर तो वो चोर, तो आपस में नहीं बैठ सकते भाई। सब अगर डूबेंगे ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर सब साथ ही डूबेंगे। अच्छा, ये जो और किसी न किसी तरह से आप भी डूबेंगे, चाहे जायदाद बाहर है या मुल्क के अंदर है, डूबना फिर ताने भी है। तो ये भी अपने जहन में रखें कि वो डायलॉग पे बात क्यों करते थे, वो क्यों डायलॉग को अहमियत देते थे। खुद जाके बैठे, टेबल पे बैठे, दस्तखत किए, बातचीत हुई, तय हुई चीजें, तो डायलॉग करना जो है वो मकसूद था इस कौम के लिए। तो बुनियादी तौर पर ये जो प्लॉट उन्होंने हमें लेकर दिया है ना, बाप भी अपने बच्चों को प्लॉट लेकर देता है, एक प्लॉट, उसके ऊपर घर। तो ये कायद आज़म ने जो प्लॉट लिया है ना, ये प्लॉट बहुत मुश्किल जगह पर है। हाँ, और क्या। अब ये प्लॉट हमारे पास है, इस प्लॉट पे क्या करना है हमने, ये हमारा काम है। तो एक तो ये सबसे अहम चीज़, कायद आज़म उनका 75वां यौम वफ़ात। बिल्कुल। और दूसरा जो प्लॉट से ही उसका जिक्र मतलब जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। दूसरी जो चीज़ हुई वो दुनिया में तो कहीं और हुई, लेकिन सारा मलबा उस पे जो है वो सब मुसलमानों पे बुनियादी तौर पे गिरा। हाँ, और पाकिस्तान पे तो फिर जो क़यामत सुग़रा जो है वो टूटी हैं, चाहे दहशतगर्दी के वो उसमें आए या वो किसी और तरीके से आए। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके ऊपर जहाज़ों का टकराना, और उन जहाज़ों के टकराने से उस बिल्डिंग का गिरना, और फिर उसके बाद ऐलान जंग हमारी तरफ होना। बिल्कुल। इराक और अफगानिस्तान बुनियादी तौर पर उसका निशाना बने, प्राइमरी, और सेकेंडरी तौर पर हम बने। लेकिन उस सेकेंडरी तौर पर जब हम निशाना बने तो उसमें भी हमने लाख के करीब जाने कोई। बिल्कुल। और एक चीज मुझे याद आ रही है, मुशर्रफ साहब ने, ठीक है, लोग उस वक्त ही कहते थे कि भाई ये बंदा कोई आपको फोन करके कहे कि तुम्हारे घर को
बम्बार्डमेंट करके तबाह करेंगे तो तुम क्या करोगे? हो सकता है बहुत सारी चीजें मान ही जाओ, तो ठीक है, इतना मार्जिन मैं उनको दे देती हूँ कि वो मान गए। लेकिन उन्होंने जो एक जुमला कहा, जो एक जुमला उन्होंने कहा वो तो आप क्या मार्जिन, आप कहते हैं कि हम मिसाइल फायर करें? हाँ नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि हम मिसाइल तो नहीं फायर कर सकते थे ना, हमने कुछ चीजें तो करनी इसलिए थी कि हमने खुद को बचाना था। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो बात उन्होंने की उस वक्त, वो ये कही कि we have given up 80,000 lives to save 22, जितना भी उस वक्त पाकिस्तान की आबादी का नंबर था, we have given to 80,000 lives to save this many lives. 80,000 lives, 80,000 lives, और कहीं ना कहीं 80,000 households, 80,000 fathers, 80,000 mothers, 80,000 children, 80,000 elderly, 80,000 citizens of your goddamn, मतलब कैसे आप ये कह सकते हैं एक मुल्क के सरबराह होते हुए कि 80,000 जानें हमने कुर्बान कर दी करोड़ों बचाने के लिए? तो बस बहरहाल ये जरा सोचें सर, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं करूंगा। नहीं आप मत करें इत्तेफाक, मैं भी नहीं करती इत्तेफाक, मैं यही कह रही हूँ कि मैं भी 9/11 था, पोस्ट 9/11 और प्री 9/11 दुनिया फिर डिवाइड हो गई कि 9/11 से पहले दुनिया कैसी थी और 9/11 के बाद दुनिया कैसी बदल गई। तो बहरहाल ये दो वाक़यात हैं जो आज की तारीख के अहम तरीन वाक़यात हैं। 60 सेकंड न्यूज़ में कुछ और वाक़यात देख लेते हैं कि क्या हुआ है, और फिर उसके बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता, मुकदमात दर्ज। कराची में पुलिस और रेंजर्स का गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 121 अफराद गिरफ्तार। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी। हमारे इत्तेहादी और सियासी जमातें डर कर आम इंतखाबात से भाग रही हैं, बिलावल भुट्टो। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करने का इंदिया दे दिया। एशिया कप सुपर 4 मरहला, बारिश के बायस पाकिस्तान और भारत का मैच आज होगा। मराकश में ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की फ्रांस के स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी की मजम्मत। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से तुर्कम सरहद खोलने की दरख्वास्त करते हुए मुज़ाकरात की दावत दे दी। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़, और अब एक और वाक़े की तरफ बात करते हैं, और वो वाक़या है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। पाकिस्तान इंडिया का मैच ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन और उसके दरमियान हो गई बारिश हो गई, और ये एक बंदा जो है ना, बस ये असल में उसी का मसला है भाई। वो है कौन? जय शाह। उस जय शाह के साथ जय शाह जैसा कोई नहीं है वाकई, और क्या? जो उसने हरकतें की है ना, बस अल्लाह पूछेगा उसको। और आज भी जब मैच शुरू होगा तो बारिश का मुकम्मल तौर पर इम्कान है, बिल्कुल है। और आज अगर बारिश होगी तो फिर क्या होगा? एक पॉइंट दे दिया जाएगा दोनों को, बस फिर आज तो खत्म कहानी मेरा ख्याल है। जी खत्म कहानी, और फिर उसके बाद होगा क्या? फिर फाइनल होगा। फाइनल जो है उसमें भी बारिश का इम्कान है। पूरा टूर्नामेंट बढ़ गया भाई जैसा तुम्हारी वजह से। सारे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान से वहाँ गए थे ना मैच देखने के लिए, वो सब वहाँ नाच रहे हैं बस बारिश में, और कुछ नहीं कर रहे। कोई मैच नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ एक शख्स की अना खुदगर्जी और हठधर्मी की वजह से, कि जब उसने कहा कि जी नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाएंगे हम, तो फिर पाकिस्तान उसके बाद नहीं जाएंगे, तो बस फिर ये हो गया, सारा टूर्नामेंट बर्बाद हो गया। सारी टीमें जो है वो सब परेशान है कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह का टूर्नामेंट है, मजाक बनाया हुआ है सिर्फ उस एक आदमी ने। बहरहाल बाबर आजम हम सब जानते हैं कि जी ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान और भारत के दोनों तरफ के जो लोग हैं बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, भारत के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, उनकी वीडियो सामने आई है। उन्होंने कहा कि जी मेरी बाबर आजम से मुलाकात हुई, बात हुई, तो उसमें मैंने मांगा बाबर आजम से उनका बल्ला। हाँ, बिल्कुल। और प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही बेसिकली बाबर आजम से जब वो कहते हैं कि जी जब वो बॉल टकराती है उनके बैट से, क्या आवाज़ आती है भाई, वाह वाह वाह, उसकी जो टाइमिंग है ना असल में वो है। तो बेसिकली उन्होंने बाबर आजम से कहा कि जी ऑटोग्राफ वाला बैट चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी भारतीय खिलाड़ी से आज तक बैट नहीं मांगा बिल्कुल, लेकिन बाबर आजम का वो वाला बैट चाहिए जिससे वो खेलते हैं। तो भाई तुम ले लोगे तो बाबर खेलेंगे किससे? समझाओ इस आदमी को, जर्नलिस्ट है बाबर या नहीं? नहीं तो यार एक बैट पे उसका हाथ सेट हो जाता है।
तो वो किसी और बैट में भाई साइन ले लो यार। बैट बनाना भी होता था, वो लोग बैठ के उस पर हथौड़े भी मार रहे हैं, उसको पूरा ये बनाना होता है बिल्कुल, जो क्या कहते हैं उसकी जो ब्लेड है उसका, उसके ऊपर काम करते हैं। तो बहरहाल अब विक्रम गुप्ता जो है वो बाबर आजम की काफ़ी तारीफ करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे बेटे का भी बड़ा फेवरेट खिलाड़ी है बाबर आजम। बाबर आजम वो है भाई, ठीक है, ऐसी बात है, बिल्कुल, क्या बात है, कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल ये फिर बाबर ने किया क्या, फिर आगे हुआ क्या? अभी बाबर ने बैट दिया नहीं है, अच्छा। देखते हैं क्या होता है। ओके, बाबर कहेंगे भाई तू ले ले, तू ऐसा कर, खेलने तो दे नहीं रहा, एशिया कप के बाद ले लेना, चलो हाँ। तुम्हारा जय शाह में खेलने तो दे नहीं रहा, चल ले लो, तुम ऐसा करो, बैट भी ले लो, बॉल भी ले लो, विकेट भी ले लो, तुम घर ले जाओ इन सब। बिल्कुल सही बात है, सही है, तो बाबर दे देंगे, लेकिन ये है कि बिल्कुल सही है भाई, एशिया कप के बाद दे दे, अभी चल रहा है तो वर्ल्ड कप तक नया नहीं बन जाएगा इनका। आप लोगों का मसला ये, आप लोग बड़े नाइव है, नाइव ना बने, पर नहीं दे रहा बैट भाई। छोटे वाले बैट पे ऑटोग्राफ ले लो ना, वो बैट बनते ही इसीलिए ऑटोग्राफ बैट्स होते हैं। वो नहीं, वो अलग बात है, जिससे खेला हो तो फिर तो बात अलग है ना, जिससे खेला हो, जो चीज इस्तेमाल की हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इनको क्या बैटों की कमी है, बैट टूट भी तो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद भी तो खेलते ही हैं, टूटने के बाद कोई रोक थोड़ी जाता है खेल। ठीक है, तो एशिया कप के बाद देते हैं। अच्छा, कल एक और चीज भी हुई बड़ी जबरदस्त, जब मैच रुका, बिल्कुल, मैच रुकने के बाद दोनों टीमें अपने होटल रवाना होने लगी, तो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, उन्होंने भारत के खिलाड़ी हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह, उनको एक तोहफा दिया। प्रीत बुमराह जो है उनका बेटा पैदा हुआ है हाल ही में, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहीन अफरीदी सुर्ख रंग का एक बॉक्स उन्होंने बुमराह को दिया और उसको मुबारकबाद दी। वो भी बड़ा खुशी से वो दुआ भी दी कि भाई अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को जो है वो बुमराह ही बनाए, बिल्कुल अच्छा बॉलर बनाए, बेसिकली वो ये कह रहे हैं। वो बुमराह जो है बड़ा तोहफे से खुश हुए, वेरी स्वीट, बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो ये देखें, ये जेस्चर्स हैं दोस्ती के। लेकिन बस जय शाह, पता नहीं है कौन सी दोस्ती है, तुम्हारा छोड़ दो भाई, मसला ही खराब है तुम्हारा। थैंक यू यार, थैंक यू, बड़ा उसने किया भाई, बिल्कुल। और फिर बाद में जाके शाहीन ने उनको लिफाफा भी पकड़ाया जी लिफाफा शाहीन अपने साथ ले गए थे, तो शॉपर भी पकड़ाया, भाई इसमें डाल लेना डब्बा। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है, बच्चों को लिफाफा पकड़ाते हैं ना, उसमें 500-1000 रुपए रख के जो भी होता है वो भी दे देता है। इसमें डब्बे में था क्या, अब ये तो आप हमें क्या पता। पाकिस्तान की जर्सी तो नहीं थी क्रिकेट की? इतने छोटे बच्चे के लिए कहाँ से जर्सी आएगा वो? नहीं, वो तो साइज उसके हिसाब से बनेगा। नहीं, बिल्कुल, बबलू नया बच्चा पैदा हुआ है अभी चंद हफ्ते पहले, ऐसा है, ये है सीन। चलो देखते हैं। अच्छा ओके, आगे आपको लेकर चलते हैं जरा, और मराकश की बात करते हैं। मराकश में बड़ी तबाही हुई है और लोग बड़ी मुश्किल में, बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान की भी हुकूमत ने उनकी मदद करने का जो है वो ऐलान किया है, और अब हम आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे भी। मराकश में आने वाले शदीद ज़लज़ले पर जो है वो पूरी दुनिया अफसोस और दुख का इज़हार कर रही है, और इस कुदरती आफत के नतीजे में 2100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 1200 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और इनमें से 721 ज़ख्मी जो हालत हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशंस और वो सारा सिलसिला भी अभी चल रहा है। और ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, और बिजली और मवासलात का जो निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हो चुका है। कम्युनिकेशन एक दूसरे से लोग नहीं कर पा रहे हैं, हज़ारों अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं, और ये सारा सिलसिला जो है वो मराकश में चल रहा है। ज़लज़ले ने देही इलाकों में ज़्यादा तबाही मचाई है, और 1960 में आने वाले जो ज़लज़ले के बाद ये सबसे बड़ा ज़लज़ला करार दिया जा रहा है। 1960 वाले में तो तकरीबन कोई 12,000 लोग जाँ बहक हुए थे, बिल्कुल बहुत बड़ा ज़लज़ला था वो, बिल्कुल। और ये अब ऐसा है कि इसमें 2000 लोगों की तो खबर आ गई है, लेकिन चूंकि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, तो पता ही नहीं अभी चल रहा ना, फाइनल। बहुत सारे लोग बेचारे मलबे तले दबे हुए होंगे, अल्लाह ताला उनको बचाए, उनकी हिफाजत फरमाए। तो ये एक बहुत बड़ा ज़लज़ला था। इसकी जो वीडियोस जब मैंने देखी है, बिल्कुल चीज़ें हिल रही हैं, सामान गिर रहा है, पानी, वो कोई मैंने रिजर्वॉयर देखा जिससे पानी जो है वो बाहर गिर रहा है, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और जाहिर है इस किस्म की, वैसे तो कहते हैं कि आप सोचा करें, अपनी मौत के बारे में सोचें, ये ना समझें कि हमेशा के लिए आए हैं, और ये भुला भी ना दें कि भाई 50-60 की उम्र में ही जाएंगे या 70-80 तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हर इस किस्म की आफात के लिए तैयार रहें। वैसे तो जब कुछ होता है तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आती, सिवाय अपनों के, आप किसी चीज़ को के बारे में सोचते नहीं है जब भी ज़लज़ला आए और आप घर से बाहर निकल रहे हो। लेकिन यह है कि ज़रूर इस किस्म की नागहानी आफात के हवाले से सोचा करें, और बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद भी करें। आपके अंदर भी ये एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करेगा। अच्छा, और इसी हवाले से एक एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो मराकश में जुमे को जो ये ज़लज़ला आया, तो इसमें ज़ाहिर है बड़ी मुखय्यर हज़रात जो हैं वो इंसानी हमदर्दी का जज्बा लिए जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी जज्बे के तहत मशहूर फ़ुटबॉलर जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
उन्होंने भी अपने मराकश में अपना एक लग्जरी होटल है जो कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खोल दिया है। अरे वाह, माशाअल्लाह, और ये बड़ा ज़बरदस्त 4 स्टार होटल है जिसमें स्विमिंग पूल हैं, फिटनेस सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, खाने पीने का इंतज़ाम, बेसिकली तो सारी बुनियादी सहूलियात वहाँ पर मुयसर हैं जो बेघर अफराद अब हो गए हैं और वो जब आकर यहाँ पर अब क़याम पजीर होंगे या हो चुके होंगे अभी तक, आई एम श्योर, तो उनको ये सारी सर्विसेज और ये सारी सहूलियात जो हैं वो मौजूद होंगी, मिलेंगी फ्री में। और बहुत सारे अफराद जो हैं वो होटल के कमरे मुफ्त रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर रोनाल्डो का जो ये इकदाम है, इससे दुनिया भर में एक मैसेज गया है जिसकी के दुनिया तारीफ़ कर रही है। बेसिकली होना ये है ना कि जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हीरोज़ होते हैं। तो हीरो का असल अमल ये है, वो अपने खेल में, अपने काम में तो हीरो होता ही है, लेकिन जब वो ऐसा कोई काम करता है तो फिर वो वाकई लोगों के दिल जीत लेता है अपने इस काम से। वैसे तो खेल के मामले में रोनाल्डो ज़ाहिर है, रोनाल्डो है भाई, रोनाल्डो से मतलब बड़ा कौन है, कोई भी नहीं है उस खेल में तो। लेकिन ये कि फिर ये जो काम किया है उसने, ये और बड़ा बना दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और हीरो भी है, ये जय शाह के मुल्क का। अच्छा, कौन? जय शाह के मुल्क में जो अमिताभ? नहीं, खान। अच्छा, शाहरुख खान। ठीक है, अब शाहरुख खान के हवाले से उसने भी कोई कार्रवाई कर दी है क्या? कोई ऐसी वैसी बात की है उसने? किसी ने, मैं आप समझा दीजिएगा उसको। ओके, और क्या ये तो, हाँ, मतलब उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है हो सकती। वैसे एक्सपेक्टेशन है तो मेरी बहुत सारी है, बड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन खराब हुई है, छोड़ दें आप, रहने दें एक्सपेक्टेशन की बात ही ना। सबसे ज्यादा तो मुझे मेरा ख्याल है सोनू निगम ने बड़ा डिसअपॉइंट किया भाई। ऐसा डिसअपॉइंट किया उसने जब उसने मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म का मसाजिद वाला बयान दिया था। हमारे जो मशहूर शायर जो हैं जावेद अख्तर साहब इंडिया के, अच्छा, उनके बारे में मुझे पता, हाँ, यहाँ आकर तो खैर जो भी किया, लेकिन उनकी एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। वो लिखते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और पाकिस्तान के बारे में सोचते कुछ और हैं। तो ये जरूर उनकी तरफ से ये कंसिस्टेंसी का मुजाहिरा नजर आता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वहाँ पर हैं, इस तरह की बातें बयान करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब क्या हुआ है शाहरुख खान के हवाले से, कुदरती वसाइल होते हैं हर जमीन के, ठीक है जी, कुदरती वसाइल जो है, नेचुरल एंडाउमेंट, नेचुरल जो आपके एसेट्स होते हैं वो। तो भारत के एक मशहूर मारूफ बिजनेसमैन है, उनका नाम है आनंद महिंद्रा। ओके, उन्होंने मुतालबा किया है कि शाहरुख खान को कुदरती वसाइल करार दे दिया जाए। जी अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि दुनिया के तमाम ममालिक अपने कुदरती वसाइल की हिफाजत करते हैं, तो इससे ज़रिए मुबादला भी वो कमाते हैं। तो शाहरुख खान ने फिर आखिर जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा सर थैंक यू, और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि सिनेमा के ज़रिए अपने मुल्क को काबिल फ़ख्र बनाऊँ, और कुदरती वसाइल की तरह मैं महदूद नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का रखें, ज़रा थोड़ा जज्बाती ना हो। साथ ही उन्होंने जो है वो क्या होता है, वो झप्पी का मैसेज भी भेज दिया उन्होंने। और बेसिकली बस वो फिल्म आई है ना अभी उनकी, जवान बड़ा चल रही है वैसे वो। जी, वो 200 करोड़ से ज्यादा के क्लब में शामिल हो गई है। अच्छा, बिजनेस किया उसने। जी, बड़ा बिजनेस किया है। बड़े अरसे के बाद शाहरुख खान की कोई हिट फिल्म आई है, वरना वो भी बस पता नहीं देखें, बिजनेस करना अलग चीज है और हिट होना अलग चीज है। बिजनेस करती है ना, फ्लॉप लोग जाके तो दिल वाले भी लोगों ने बड़ी देखी थी, लेकिन जब वापस निकले तो बड़े मायूस थे। तो फिर वो थोड़े से लोग देखते हैं ना। बेसिकली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जितनी होती हैं वो उस फिल्म की कामयाबी का एक बैरोमीटर होती है। तो अगर 200 करोड़ में जवान डिफरेंट है वैसे यकीनन। पठान के हवाले से लोगों का बड़ा वो था, मतलब बहुत ज्यादा देखने के उसमें थे, लेकिन वो भी कोई मेरा ख्याल है वो चल नहीं सकी उस तरह से। भाई पठान हो या जवान हो, बेसिकली मैं तो चाहता हूँ इंसान बन जाओ तुम लोग, इंसान नहीं बन रहे हो, वो ज्यादा अहम चीज है, इंसान बनो। हाँ सही बात है, लेकिन ये कि ये वाली डिफरेंट है यकीनन। और जय शाह को भी इंसान बनाओ, जय शाह को बनाएं। शाहरुख भाई कुछ करें सर, कुछ करें। जय शाह को भी कुछ रहते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। जय शाह, हाँ वैसे वाकई कुछ भी नहीं कर सकते, वो बस इतना ही कर सकते हैं जितना वो कर रहे हैं। चलें आप इतना ही करते रहें, हम भी थोड़ा बहुत कभी कभार महसूस हो जाते हैं आपकी फिल्मों से, तो ठीक है आप करते रहें ऐसा। एक जमाने में शाहरुख खान मेरा बड़ा फेवरेट हुआ करता था, मतलब शदीद। अब कौन है? मेरा ख्याल है अमिताभ। अच्छा, हाँ, मुझे वैसे सीनियर एक्टर्स ज्यादा पसंद है। ये जो कल के बच्चे, सीनियर एंकर्स नहीं पसंद है आप? सीनियर एंकर वो हर तरफ वो बहुत ज्यादा दस्तयाब है ना। देखिए स्कार्सिटी जो है किसी चीज को वो ज्यादा अपीलिंग बनाती है। रोज शाम 7 से 12 देखें आप सीनियर एंकरों की, आपको तादाद भरमार नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन ये कि मुझे दस्तयाब है वो, जरा ज्यादा दस्तयाब है। उनकी डिमांड जो है ना, वो सप्लाई जो है उनकी डिमांड से ज्यादा है। उन्हीं के हाथों में अक्सर खराब होता हूँ, उन्हीं के हाथों में अक्सर खराब होता हूँ मैं, हद से ज्यादा जिन्हें दस्तयाब होता हूँ। और क्या, तो दस्तयाबी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। हमेशा से बचपन में एक चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होती रही कि जब भी किताब खोल के पढ़ने लगते थे तो नींद आने लग जाती थी, ऊँगने लग जाता है इंसान। उस ऊँग का क्या इलाज है? या मिसाल के तौर पे जब बड़े हुए तो उसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया आपने गाड़ी चलाते हुए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते 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 ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे हैं, वो बिल्कुल एक मोनोटनी आपके इर्द गिर्द बन जाती है और आपका सर जो है वो कभी दाएँ कभी बाएँ गिरना शुरू हो जाता है, जो कि आपके लिए बड़ा खतरनाक है और जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए भी बड़ा खतरनाक है। अब इसका हल निकाला है भाई एक छोटे से बच्चे ने। गिलगित बल्तिस्तान का ये बच्चा है और इसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और इसने ऐसी ऐनक ईजाद की है कि जो ड्राइविंग करने वालों की मदद करती है और उन्हें नींद से बचाती है। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। ये बताइए कितनी उम्र है आपकी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा 13 साल है सर और मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये मुझे बताएं कि ये जो आपने ऐनक बनाई है ये क्या काम करती है? ये जो मैंने ऐनक बनाया है वो उसका काम ये है कि जब किसी को नींद आते है वो अलार्म के थ्रू उसको जगाते हैं। अभी एक सिंपल आपको दिखाता हूँ सर। अच्छा, तो ये कैसे चलती है, ये जरा चला के दिखाएं। हाँ, आप इसको पहने। जब हमारे पलक झपकते हैं उस वक्त ये इसका सेंसर सेंस करते हैं और हमको नींद से जगाते हैं। तो पलके तो इंसान बहुत झपकता है, क्या कोई खास मतलब कुछ सेकंड के लिए पलक झपकते हैं तो ये सेंसर बजता है या फौरन जैसे ही पलक झपकते हैं वैसे ही बज जाता है ये? अभी तो ये फिलहाल जब हमारे पलक झपकते हैं ये अलार्म बजता है। अच्छा, तो ये तो फिर जागते हुए भी बजता रहेगा ना? अच्छा, नहीं, जब हमारे पलक इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, चले ठीक है, हम एक काम करते हैं ना, आप इस वक्त कैमरे पर हैं, हमारे कैमरे की तरफ देखें और फिर उसके बाद अपनी पलकें झपकें। अच्छा सर। अभी मेरा पलक ओपन है ना? जब तक मेरा पलक बंद होते है उस वक्त ये अलार्म बजता। और ये मैंने बनाया है ड्राइवर्स के लिए और जो स्टूडेंट्स स्टडी करना चाहते हैं। अभी तो ये बनाया कैसे आपने? ये सबसे पहले तो मुझे आइडिया इस तरह का आया जब मैं एक गेम बना रहा था उस वक्त मुझे रात को काम करने में, जब रात को काम करता हूँ उस वक्त मुझे नींद आता था, इसीलिए मैंने सोचा और ये आइडिया मेरे जहन में आ गया कि मैं इसको बनाऊं। और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल से उसमें अच्छा। कैसे बनाया है, क्या चीजें इस्तेमाल की हैं आपने? इसमें टेक्निक क्या है? इसमें एक IR सेंसर, एक बैटरी, एक पुश बटन, एक पुश बटन, एक IR सेंसर और कुछ जंपर वायर्स। तो ये कितना? एक बैटरी। हाँ। ये 750 से 1200 तक बन जाएगा। अच्छा, तो ये आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था क्या? जी सर। तो ये ऐनक बनाने में कितना आपको खर्चा आया? ये चश्मा बनाने में मुझे 750 से 1200 तक खर्चा है। और अच्छा, और अब ये आपने कोई बना के इसको बेचना भी है मार्केट में? बड़ी स्टूडेंट्स की तो बड़ी डिमांड होगी वैसे, मैं आपको बताऊं। जी सर, अभी चीफ सेक्रेटरी और DC साहब के वजह से ये किसी कंपनी के साथ वो बात हुआ है कि इसको अगर हो सकता है तो हम इसको मार्केट में लाके उसे बेचें। बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने कोई साइंसी चीजें बनाई हैं इसी तरह की स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए या वैसे अपने शौक से? जी मैंने ये स्कूल के प्रोजेक्ट्स और अपने शौक के लिए बनाए क्योंकि अभी तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इतना
चीफ सेक्रेटरी साहब की वजह से बहुत ही हमें इमोशन होते हैं। और उधर से हमारा एक IT सर भी आ चुका है कि वो बहुत ही अच्छा हमें अच्छा पढ़ाते हैं और सब कुछ सेंसर्स वगैरह के बारे में हमें बताते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में हमें बताते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये बताएं कि इसको बनाने में आपकी मदद किस किस ने की? इसको बनाने में सबसे पहला तो हमारा IT सर ने की, सर इस्माइल ने, जो कि बहुत ही मेहनत की है। लेकिन इस पे जो मेन पार्ट है वो मैंने खुद मतलब अपने सेंसर्स को चेक किया और वो सब मैंने किया। अच्छा, तो ये ऐसा सेंसर, कौन सा सेंसर होता है जिसको पता लग जाता है कि इंसान की आंखें बंद हो रही हैं? ये क्या चक्कर है, थोड़ा समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम। ये सेंसर पहले तो ये सेंसर इस तरह का होता है, जब कोई भी चीज इसके सामने आ जाए वो उस वक्त काम करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारा IT सर के वजह से हमने इसका थोड़ा प्रोग्रामिंग और कोडिंग चेंज किया, उसकी वजह से ये जब हमारे पलक चपकते हैं उस वक्त ये काम करते हैं। वरना ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आ जाए तो उस वक्त ये काम करना शुरू करते हैं। सही। अच्छा, अब ये भी बताओ कि आपका जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है स्कूल में वो कौन सा है? वो मैथ है सर। अच्छा, कौन सा है? मैथ्स है। अच्छा अच्छा। और और बड़े होके क्या बनना है आपने? क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अगर मैं बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं CS में मास्टर करूंगा और एक IT का इंजीनियर बनूंगा, या तो फिर मैं AI के ऊपर मैं काम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। IT इंजीनियर्स की, AI के ऊपर तो आजकल काम करने वालों की बड़ी डिमांड है, अभी से माशाल्लाह काम शुरू कर दो, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी शहरियार शिराजी साहब, जो कि DCS करदू की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। शहरियार साहब बताइए जी, ये जो बच्चे ज़बरदस्त माशाल्लाह आपके इलाके के ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आप इनको? सर ये बिल्कुल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको देख रहा है और इसको लीड हमारे चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन वानी साहब का है। और इस प्रोजेक्ट को कहते हैं, ये हमने जो सरकारी स्कूल हैं, जो मिडिल क्लास हैं, मिडिल सेक्शन है, या आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी कह लें, तमाम सेक्शंस में स्टेम प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जिसमें जो बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट्स खुद प्रपोज करते हैं, फिर खुद उसको प्रोड्यूस करते हैं। के लिए हमने प्रॉपर IT रिलेटेड टीचर्स हायर किए हैं जो मार्केट से उठाए हैं। तो इसी की निस्बत आप देख सकते हैं कि मुस्तफा जैसे बच्चे और इन जैसा प्रोजेक्ट्स जो है हमारे पास आ रहे हैं जी। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के बच्चों ने वहां पर तैयार किए हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। ये तो चले हाईलाइट बहुत हो गई थी क्लासेस, और जबरदस्त मजेदार प्रोजेक्ट है और बड़ी डिमांड भी इसकी होगी। और सेफ्टी, गाड़ी में सेफ्टी के हवाले से तो बहुत जरूरी है। हाँ, हमें भी सुबह सुबह बैठ के नींद आ जाती है। लेकिन इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो बनाए हो बच्चों ने? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने जो है वो बनाए हैं, इन्वेंट किए हैं। जिस तरह मुस्तफा की अगर हम बात करें तो ये गेमिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग करता है, और इसने 3-4 गेम्स मुझे दिखा रहा था जो इसने प्रॉपर खुद प्रोग्राम किए हैं। इसके साथ साथ इसके अपने क्लास फेलोज हैं, उन्होंने ऑटो लॉक्स, जिस तरह हम होटल्स में जाते हैं और आप देखते हैं कि होटल्स में कीलेस एंट्री होती है, तो वो जो कीलेस एंट्री के साथ साथ उन्होंने जो स्विच ऑफ एंड ऑन करके हम लाइट्स ऑन करते हैं, उनको भी इन्होंने बिल्कुल वो जो है स्विचलेस कर दिया है। और तमाम जो है वो आप मोबाइल के ऊपर, एक ऐप के ऊपर कहीं भी बैठ के अपने घर की तमाम जो एक्सेसरीज हैं, अप्लायंसेज हैं, उनको ऑफ ऑन कर सकते हैं। फ्रिज हो, AC हो, TV हो। तो ये छोटी छोटी इन्वेंशंस हैं जो बच्चे खुद सोचते हैं और खुद कर रहे हैं। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन इन्वेंशन है। मेरा ख्याल है ये सारे बच्चे जो हैं या तो इधर आएँ हमारे स्टूडियो में, या हम इन बच्चों के पास जाएं, क्योंकि ये तो सारी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कवर करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफ़ा, आपका भी बड़ा ज़बरदस्त आप काम, इसी तरह तालीम हासिल करते रहिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते रहें। और शहरियार साहब जी, शहरियार साहब
मैं यही कह रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को बुलाएं, और वी कैन ऑलवेज सेंड अराउंड 7-8 स्टूडेंट्स, और वो भी ये छोटी क्लासेस के होंगे जो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। बिल्कुल, हम ये इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, और हम तो नौजवानों को वैसे ही बच्चों को बड़ा हाईलाइट करते हैं। थैंक यू शहरियार शिराजी साहब, अभी हमारे साथ मौजूद थे जी। ज़बरदस्त काम हुआ है, एक तो ये इन्वेंशन, और एक इन्वेंशन हुई है जी अमेरिका में, और वो इन्वेंशन है मेडिकल साइंस की। बिल्कुल, मेडिकल साइंस में जाहिर है मुख्तलिफ रिसर्चेस चलती रहती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब वो रिसर्चेस जो हैं उन पर लोगों को एतमाद होने लग जाता है, वो ट्रायल्स होते हैं, और फिर उन ट्रायल्स के बाद नतीजे जब मस्बत आते हैं तो उनको अप्रूव किया जाता है मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के थ्रू। अब फेडरल जिसको हम कहते हैं कि FDA, वहाँ पर बिल्कुल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने एक ड्रग को, एक वैक्सीन को बेसिकली अप्रूव कर दिया है जो कि ख़वातीन में हमल के दौरान जो है उनको लगाई जा सकेगी, और इस वैक्सीन का नाम है RSV, यानी कि ये एक वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। बिल्कुल, नाम भी इसका बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है भी बड़ा खतरनाक, सिंकिटियल वायरस RSV। और इस वायरस की जो है वैक्सीन हामला खवातीन को लगाई जा सकती है हमल के दौरान, और ये एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम पे लेने का। सर पहले तो थोड़ा सा अगर हमें ये RSV का समझा दें, ये क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इस वायरस के बारे में बताऊं कि ये RSV जो है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इसको कहते हैं, और इसका इफेक्ट जो है ये लंग्स पे होता है, ब्रीदिंग के साथ इसका ताल्लुक होता है, ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, बॉडी पेन्स हो सकती हैं, और चिल्स हो सकती हैं बॉडी में। इसके अलावा ये कॉमनली नोन एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है जो कि प्रिवेंटेबल है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट है वो 3 से 4 हफ्ते तक इसका कंटेजियस रह सकता है। स्पेशली 4 to 6 वीक्स इसमें सिम्टम्स रह सकती हैं। तो 4 to 6 वीक्स के सिम्टम के स्पैन के दौरान एक इंसान को, जो कि किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, उसमें सारे इफेक्ट उसके ऊपर हो सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। लिहाजा इसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि RSV की जो वैक्सीन है जो फाइजर ने डेवलप की है, एब्रिसवो उसको कहते हैं, ARBYSVO, तो इसको इस्तेमाल करने से आप अपने फिजिशियन की मदद से इसको प्रिस्क्राइब करवाएं अपने लिए और उसको इस्तेमाल करें। अब ये एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर सूरत में दिया जाता है और इसका कोई और साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ केसेस में ये ऑब्जर्व हुआ है कि इसमें आपको इंट्रामस्कुलर साइट पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। अच्छा, अब US जो है वो पहला मुल्क बन गया है जिसने इस वैक्सीन को अप्रूव किया है, तो ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है और क्या ये हर एज ग्रुप के लोगों पर इफेक्टिव होगी? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ब्रीफली कि ये वायरस जो है ये तमाम एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करती है, और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर प्रेग्नेंट वेमेन में था वो अब दूर हो चुका है। लेकिन उसके ऊपर मजीद बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि FDA ने, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसने ये एक जो एडवांसमेंट है इसको अप्रूव किया था मार्च 2022 में। FDA ने इसको अप्रूव किया और इसको ABRYSVO कहते हैं, ब्रिस्वो भी कह सकते हैं, और जैसे मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन अभी बताई। तो ये वैक्सीन बच्चों के लिए सबसे पहले इसकी जो एडवांसमेंट थी, ये स्टडी 10 साल से कंडक्ट हो रही थी, एक डेकेड से, जो कि फाइजर की सारी एफर्ट है उसमें, और ये अप्रूव हुई लास्ट ईयर। अब इस स्टेज पे जो 21 अगस्त को FDA ने जो अप्रूव किया है वो प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी कर दिया है, इसको सेफ करार दे दिया है, और इसको इनकरेज किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जा सके। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो समझने वाला जो है वो पाकिस्तान के प्रेग्नेंट वेमेन के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, सबके लिए जो एक नो हाउ है वो ये है
कि ये बिटवीन द एज ऑफ द बेबीज इनसाइड जेस्टेशनल एज ऑफ 32 to 36 वीक्स के दौरान ये दी जा सकती है वैक्सीन, और इसका अगेन जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो लाइफ टाइम रहेगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करें। ऑब्वियसली ये वैक्सीन भी डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है समझने वाली बात कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो एज ए फीमेल प्रेग्नेंट वोमन, तो इसके कॉम्प्रोमाइज्ड ही इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। यानी आपको हो सकता है कि ये वैक्सीन दोबारा लेनी पड़े जब ये बच्चा पैदा हो जाए। अब ये बच्चा पैदा होने के बाद भी इसको ये इवैल्यूएट करना फिजिशियन का काम है, और आई थिंक रिस्क फैक्टर्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन उनको मेजर करना फिजिशियन का काम है, और वही इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि फर्ज करें एक कैंडिडेट है प्रेग्नेंट वोमन जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके लिए हो सकता है कि 32 और 36 वीक के दौरान भी इसको शायद ना दिया जाए। लेकिन ये फार एडवांस है, इसमें इस मौजू पे इस वक्त बात करना प्रीमेच्योर होगा। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है, जो नाजरीन को चाहिए जानना, वो ये है कि ये वैक्सीन अब अवेलेबल है सेफली। इट कुड बी गिवन टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन दी जेस्टेशनल एज ऑफ उनकी 32 और 36 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफली दी जा सकती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर माई क्लैरिटी, क्या ये वैक्सीन सबको लगाने की ज़रूरत होती है या कुछ खास बॉक्सेस टिक करेंगे पेशेंट्स तब ही उनको लगाना चाहिए? जी, फिजिशियन हैज टू बेसिकली इवैल्यूएट दिस कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस जो है वो है या नहीं है, और दूसरा ये कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ देखते हुए देखें। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इन पाकिस्तान उस तरह चीज़ें मैनेज नहीं होती जैसे मेडिसिन को प्रैक्टिस करना चाहिए। I remember during my time in Pakistan, in Lahore, in the expanded program of immunization of World Health Organization, I was one of the divisional in charge. तो उस दौरान जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सारी वैक्सीन गवर्नमेंट के कंट्रोल से ही डिलीवर होती थी। अब आई हैव नो आइडिया कि अब ये वैक्सीन भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन आई स्ट्रांगली डाउट इट। तो अभी भी ये फिजिशियंस ही इसको दे सकते हैं और फिजिशियंस को ही देना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये सेफ है 32 और 36 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और RSV की जो एक वैक्सीन आई है, ब्रेक थ्रू है ये मेडिकल साइंस की दुनिया में, उस पर बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। मुल्क भर में स्मगलिंग, डॉलर, चीनी ज़ख़ीरा, ये सब सिलसिले और ये सारी जो टर्म्स हैं आप लोग बड़ी आजकल सुन रहे होंगे, और इसके खिलाफ बड़ा भरपूर क्रैकडाउन का ऐलान किया हुआ है इस वक्त निगरान हुकूमत ने। कल भी गुज़िश्ता शब जो हमारे निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया, और उन्होंने बेसिकली कल तो आवाम को कहा कि हम आपको कहते हैं कि आप हमें बताएं कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कोई डॉलर की स्मगलिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, हम आपको भी हिस्सा देंगे, आपका नाम भी खुफिया रखेंगे और जाकर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, आवाम हमें बताए। खैर, अब ये सारी सिलसिले जो हैं ये चल रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस को रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसमें बताया गया है कि ईरानी तेल के कारोबार में 90 सरकारी हुकाम और 29 सियासतदान भी शामिल हैं, जबकि इससे आमदनी जो है वो दहशतगर्द भी जो इसकी आमदनी है वो भी इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में लेकर आते हैं वो आमदनी। और इसके अलावा रिपोर्ट में हवाला हुंडी में मुलविस करेंसी डीलर्स के मुतालिक भी इंकशाफात किए गए हैं। डॉलर के हवाले से ये भी कहा गया है कि जितने करेंसी डीलर्स हैं या जितने मनी एक्सचेंजर्स हैं वो सारे अपने डॉलर जो हैं वो बैंकों के पास जमा करवा दें। क्या उससे एक आम आदमी जो कि डॉलर जेन्युइन नीड्स के लिए ख़रीदने की कोशिशें करता है उसको डॉलर दस्तयाब होगा? हम इस चीज़ पर तो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि डॉलर का रेट नीचे जा रहा है, लेकिन क्या वो डॉलर मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं? और ये सारे जितने भी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, जो भी तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, इन सारी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी, इन सब के ख़िलाफ़ क्या ये फ़ाल
कोशिशें साबित होंगी, इस पर हम करेंगे आज बात। और हमारे साथ मौजूद है जी मारूफ माहिर हारून शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें बता सकें आप कि ये जो डॉलर की कीमत में जो कमी आई है, इस कमी की वजह क्या ये क्रैकडाउन भी है और इस क्रैकडाउन का इम्पैक्ट ऐसा पॉजिटिव हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो बेहतर गवर्नेंस करना और बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेना किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले बहुत सालों से हमारे इदारे जो हैं इसको इस विजिल से नहीं कर रहे थे। अभी ये कुछ SIFC के थ्रू और निगरान हुकूमत के थ्रू प्रेशर आया है, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। देखिए, चोरी रोकना, स्मगलिंग रोकना, होर्डिंग रोकना, ये हुकूमत की प्राइमरी जिम्मेदारी है। अब लगता ये है कि पहले नहीं हो रहा था, अब क्योंकि विजिबली हो रहा है तो जो लोग स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं बेयकीनी की सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए, वो बैकफुट पर चले गए हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी डॉलर रूपी पैरिटी के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। वो कितनी स्टेबिलिटी होगी और क्या वो जो स्टेबिलिटी है वो मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी में ट्रांसलेट हो रही है या डॉलर गायब है? तो फिर उसका क्या फायदा, चाहे डॉलर 300 का और 250 का भी मिले, अगर मिल नहीं रहा तो फिर इसका क्या फायदा इन सारे एक्शंस का? जी देखें शिफा, इसमें समझने की बात क्या है। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स ये कहती है कि डॉलर की सही कीमत और रुपए की जो पैरिटी है वो एक डिमांड और सप्लाई का फिनोमेना है। जब तक हमारे एक्सटर्नल पेमेंट्स का प्रेशर रहेगा, डॉलर पे प्रेशर रहेगा। इसका एक ही हल है, इवेंचुअली अगले 3, 4, 5 साल में अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट के बराबर आ जाती हैं तो डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। थाईलैंड में नीचे है, मलेशिया में नीचे है, बांग्लादेश में नीचे है, इंडिया में है। उसकी ये कोर वजह है। ये जो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर की एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर लोग प्ले अप करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, लोगों ने तकियों में छुपा के रखे हुए हैं, इनफॉर्मल बेचते हैं। अब जब आप रेगुलेट करेंगे स्टेट बैंक के थ्रू तो एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से डॉलर की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब आप बैंकों के थ्रू करेंगे, बैंकों की एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है। वो बड़े इदारे हैं, जैसे आपने देखा रेमिटेंसेस लोग बैंकों के थ्रू नहीं भेजना चाहते क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इन एनी केस इनफॉर्मेलिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। और ये पाकिस्तान के बनने से पहले है साउथ एशिया में, क्योंकि हम इनफॉर्मल कारोबार करते हैं। तो डॉलर्स फिर दो तरह बिकेंगे। अभी इनफॉर्मल डॉलर्स एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू बिकते हैं, फिर लोग एक दूसरे को बेचना शुरू करेंगे, जैसे हमारा हुंडी और हवाला चलता है फॉर रेमिटेंसेस। लेकिन जरूरत इस अमर की है हमें कि डॉलर्स के जो हमें पैरिटी के रियल कॉजेज की तरफ जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि किसी भी आदमी को फायदा उठा के बेयकीनी का या लूज रेगुलेशन का अवाम को पास ऑन नहीं करना चाहिए। जो असल कीमत है, अगर कोई आपको बताता है कि डॉलर यहां होना चाहिए, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और हमारे जो जिम्मेदारान पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। इसकी पैरिटी कहां बनती है? इंटरनेशनल इदारे प्रोजेक्शंस करते हैं और वो प्रोजेक्शंस फंडामेंटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पर नहीं होती। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अच्छी बात है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इनको करनी चाहिए थी पहले भी। अच्छा, पहले करनी चाहिए थी हारून साहब, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी जब से हमने ये देखा कि लॉकर्स में भी हमले मतलब क्रैकडाउन करेंगे, लोगों के लॉकर्स में भी डॉलर ढूंढेंगी अब हमारी हुकूमतें। हम तो फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहे हैं बड़ा अरसा, और जाहिर है ग्रे लिस्ट में जाने की कुछ वजूहात थी जिन पर कि हमने काम किया, हमने वो एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद किया और उसके बाद हमने बड़े सालों इंतजार करने के बाद खुद को ग्रे लिस्ट से निकलवाया। लेकिन निकलवाने के बाद भी हम वही चीजें क्रैक डाउन कर रहे हैं, डॉलर वाली स्मगलिंग रोक रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोक रहे हैं, टैक्स एवेजन रोक रहे हैं, और ग्रे लिस्ट में जाने से पहले भी जाहिर है यही वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने हमें फेंका ग्रे लिस्ट में। तो हमने कुछ किया ही नहीं, ना ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कुछ किया और ना ग्रे लिस्ट में अब जो मेंटेन कर रहे हैं हम स्टेटस उसके लिए कुछ किया। हम तो वही काम कर रहे हैं जो ग्रे लिस्ट में जाने से पहले हो रहे थे यहाँ पर। शिफा, ग्रे लिस्ट के दो एंगल हैं।
एक एंगल ये है कि हमारे पास रेगुलेटरी या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है इन चीजों को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, स्मगलिंग को। वहां पर हमने अच्छा काम किया है, हमारे पास कवानीन बन गए हैं, सब कुछ है। ग्रे लिस्ट के अंदर जो हमारा तवालत से हम फंसे हुए थे, एक तो उसका सियासी पहलू था, लेकिन दूसरा पहलू यह था कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है और हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि आप हमें पकड़ के तो दिखाएं चोरों को। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंप्लीमेंटेशन की कैपेबिलिटी इरोड हुई है ओवर द इयर्स, और उसमें फंडामेंटल चीज ये है कि हम जिसका हमें क्लेम देना चाहिए ब्लेम, कि हमारी मोस्टली सियासी हुकूमतों ने मेरिट को पास ऑन नहीं किया इदारों के अंदर, और वहां पर जो लोग लगाए गए ना उनको काम आता है और ना वो करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये किसी दफाई इदारे या किसी का काम नहीं है, ये काम हमारे रेगुलेटरी इदारों का है, हमारी जुडिशरी का है, ताकि जल्दी सजाएं हो, काम हो। लेकिन क्योंकि वो वैक्यूम इतना बड़ा है और एक इदारा जो मजबूत है उसके ऊपर लोग एतबार करते हैं, वो विजिबली सामने दिख रहा है, तो सडनली मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया। लेसन हमारे लिए ये है कि आपको मीडियम टर्म में इदारों को मजबूत करना पड़ेगा और सियासी इन्फ्लुएंस को निकालना पड़ेगा। अगर आप सियासी इन्फ्लुएंस और क्रोनी कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस को निकाल पाते हैं, दिस इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी टू SIFC। आप देखिए मार्केट उसको ऑलरेडी उसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी और इंटरनेशनल लोग भी उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स देंगे। ये जो क्रैकडाउन्स का लफ्ज है कि लॉकर खुलेंगे, छापे मारे जाएंगे, उससे एक हरेसमेंट का एलिमेंट भी आता है। जो लेजिटिमेट ओनर्स हैं एसेट्स के, वो भी फिर एसेट्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त रुपए पर एतबार कम है और बेयकीनी की सूरत हाल ज्यादा है। हाँ, लेकिन सर अगर किसी के पास जेन्युइनली वो है मौजूद, तो वो तो फिर ओपनली सामने रखता है ना, वो फिर छुपा के तो नहीं रखता। अगर उसने छुपा के रखा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि उसके जहन में कुछ और मकासद हैं। लेकिन बहरहाल ये हम एक और चीज़ पर आते हैं। अब जो ये ईरानी तेल पर भी जो ये सारा मामला क्रैकडाउन का चल रहा है, 29 सियासतदान भी उसके अंदर मुलव्विस हैं। अब मुझे नहीं पता कौन है वो नाम अव्वल तो सामने आने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भाई ये लोग हैं जिनके ऊपर हम एतबार करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं और इनको हम असेंबलियों में पहुंचाते हैं, और ये हरकतें उनकी ये हैं। तो एक तो ये चीज़ अगर आपको पता है नाम वगैरह तो आप बताइएगा, हो सकता है आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन इसका पैसा दहशतगर्द किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी ज़रा समझाइएगा। देखिए जी, इसके अंदर दो पहलू हैं। जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो प्रॉपरली मैन्ड नहीं है और उसकी एक हिस्ट्री है। अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, लोगों के जो वहां गांव हैं उनकी आधों के घर एक तरफ है, आधे घर एक तरफ है, और वहां पर स्मगलिंग जो है वो आज से नहीं है, बहुत सालों से है। तेल की भी है, फ्रूट की भी है, इवन जो बिजली बेचते हैं उसमें भी चोरी होती है, टैंकर के टैंकर भर के आते हैं। तो एक इनफॉर्मल अनगवर्न्ड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम वहां चल रहा है बहुत सालों से। अब उसके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया है, तो हमें तज्जुब होता है कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो बॉर्डर है ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, यहां से भी चीजें उस साइड पे जा रही हैं। अब ये जो पैसा आता है इसका, और इसके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं, वो पैसा आप जो है वहां पर जितना आप गवर्नेंस को तोड़ेंगे, इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेंगे, उतना स्मगलिंग को पेटनेज मिलेगा। ये आप जहन में रखें। जितनी स्टेट की रिट कमजोर होती जाएगी, उतनी इलीगल एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी। तो एक इंसेंटिव है उन लोगों के पास ये पैसे ऐसे अनासर को देने का कि वो वहां इंसर्जेंसी रखें, ताकि उनकी पेटरेज में ये काम होता रहे। अब अगर क्रैकडाउन किया जा रहा है फॉर्मली और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो हमें ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रेड भी साथ डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि लोगों की जो तजारत है लेजिटिमेट, वो तो फैसिलिटेट हो। अगर लोगों को इसेंशियल्स मिलने बंद हो जाएंगे तो फिर एक और तरह का अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास बहुत सारे गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, जिनके बारे में कल सरफराज भुट्टी साहब ने भी कहा कि भाई इनको अब वापस जाना होगा, इनको हमारे पास रखने में हमारा फ़ायदा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंटरनेशनली हमें बड़ा पैसा मिलता है, हमने इनको पाला हुआ है, लेकिन क्या ये सच है? अब भी मिलता है क्या? और अगर ये मिलता है
तो क्या हम इनको फिर रखे रहें अपने पास और अपना सारा जो माशरा है उसकी सारी बर्बादी करते रहें? देखिए, हमारे माशरे की बर्बादी खाली तारकीन वतन पे तो नहीं है, वो तो हमें खुद भी उसमें हमने हिस्सा डाला है। लेकिन ये बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वहां पर वेस्ट ने एक बहुत बड़ी चीटिंग की है। जो कमिटमेंट्स उनको दी थी आफ्टर द विड्रॉल, वो उससे बिल्कुल उन्होंने, मैं अभी कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में था, वहां मार्केट में अफगानिस्तान का लफ्ज ही गायब हो गया, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नाउ जब आप एक कमिटमेंट करके, बहुत से लोग पाकिस्तान में पाक्ड हैं जिनसे वादा किया गया था कि हम आपको यूरोप में और अमेरिका में भेज देंगे। नाउ तो वेस्ट से मजीद पैसा लेना या सपोर्ट लेना, इसके लिए हमारे लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि वो वापस चले जाएं। अब जब देखें उनकी वहां जो, जहां वापस चले जाएं, वहां पर हालात क्या है। सो आई थिंक हमें जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलके एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। हम तो अभी रेफ्यूजी स्टेटस भी नहीं देते। अगर एक बंदे का यहाँ स्टेटस ही नहीं है तो वो फिर आपकी ना आपके लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहा है और ना उनकी कोई रिकग्निशन है। मेरा हिसाब ये है कि खित्ते के अब ममालिक के लिए वक्त आ गया है, जो अफगानिस्तान और के नेबर्स हैं, कि हम इकट्ठे होके इन मसाइल का हल निकालें, क्योंकि हमारे घर में मसला हो रहा है। ये जो हमारा अभी तक ये है कि कोई डोनर आ जाएगा या वेस्ट आ जाएगा, हल कर देगा, ये ना पहले हल हुआ है ना अब होगा। और उनका इंटरेस्ट यूक्रेन की तरफ चला गया है, दूसरे मसाइल की तरफ चला गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी हमारी गवर्नेंस कैपेबिलिटी है कि हम हर इंसान को मैन कर सकें, मॉनिटर कर सकें, वॉच कर सकें। हमें इनका एक सियासी और इकोनॉमिक मसाइल हल करने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से नेबर्स के पास कैपेबिलिटी भी है, फाइनेंसेस भी हैं कि इसको आगे लेकर चलें। और लेकिन ये हर ईवल की ब्लेम कर देना तारकीन पे, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नेबर के साथ हम बैठ के सर ये कर सकते हैं। चाइना के साथ चाइना करेंगे, लेकिन चाइना वैसे अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। जी, मैं उसके लिए बड़ा क्लोजली काम करता हूं। देखिए, नेबर्स इस वक्त जिनका इंटरेस्ट है खित्ते की स्टेबिलिटी में, वो कौन है? देखिए ना, ये जो खित्ता है, चीन को बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड के अंदर खित्ते में स्टेबिलिटी चाहता है। सऊदी अरब एक्सपैंड कर रहा है, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। इसके बाद कतर है, कतर ने आप देखें सारे डायलॉग को फैसिलिटेट किया है। सो अगर 3-4 ममालिक मिलके इस वक्त इसके ऊपर एक क्लियर लाया अमल जो कि फाइनेंस्ड हो, वो करें, तो फिर इन तारकीन वतन को भी एक जो होप दिखाई देगी कि हमारा कोई वाली वारिस है। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो फिर खास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन है, तो नफरतें बढ़ेंगी, लोग समझेंगे कि ये हमारे वसाइल ले रहे हैं। तो ये हमें उनके लिए एक पैकेज देने की जरूरत है। और आई थिंक उसके लिए लीड बड़े मुल्क को लेनी चाहिए, पाकिस्तान नहीं ले पाएगा। और वो बड़ा मुल्क तो इस वक्त चीन ही दिखाई देता है। अगर सऊदी अरब और चीन मिलकर करते हैं तो वो यकीनन इसका एक हल निकलना शुरू होगा। ये तवक्को रखनी कि EU या US करेगा, वो टाइम अब गुजर गया है, क्योंकि दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस रीजन। फाइनली सर, ये इनको रखने के हमें को पैसे वैसे मिलते हैं या मिलते थे? ये कंफ्यूजन जरा क्लियर कर दें। जी, हमें UNHCR के थ्रू पैसे मिलते थे नंबर ऑफ रेफ्यूजीज को मेंटेन करने के लिए। लेकिन UNHCR जो है वो भी फाइनेंस्ड बाय फ्यू रिच कंट्रीज है। सो इस वक्त जो है जापान, मेरा ख्याल है, कुछ अपना हिस्सा डालता है, बाकी लोग इसमें हिस्सा कम डालते हैं। और ये पैसे हमें रेज करने चाहिए। और ये जब मैंने जैसे अर्ज किया कि ये नेबर से ही आएंगे, लेकिन हमारा जो एक ओवरऑल कमेंट मैं करता जाऊं, इस वक्त मेन मसला एक प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक रिसेशन का है। ये जो हम डील्स कर रहे हैं गल्फ के साथ, ये अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमिक इल्स का फाइनल हल नहीं है। हमें बहुत फोकस्ड करके इंडस्ट्रियल रिवाइवल और रीजनल ट्रेड और इसके ऊपर इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। हर चीज सियासतदान में ना कैपेबिलिटी है, ना वो कर पाएंगे। और ये हमें ये जो हमारा भी सिक्योरिटी के खदशात भी बढ़ रहे हैं, ये इन्वेस्टर के लिए वरी का बायस है। और हमें इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारून शरीफ साहब। नाजरीन हमारे साथ थे चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर भी रहे हैं और हमें समझा रहे थे कि हमारी मसाइल का हल जो है वो ये डील्स में नहीं है, ये हमें एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर दे देगा। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान का सदर इस वक्त कौन है? डॉक्टर जनाब आरिफ अलवी साहब। क्या वो अभी तक सदर हैं? अभी तक तो वो बिल्कुल सदर हैं और वो सदर रह सकते हैं जब तक था वो नहीं जा रहे, मतलब वो जो खत्म होना था उनका टेन्योर खत्म हो गया। टेक्निकली टेन्योर उनका खत्म हो गया। जुम्मे के रोज उनका आखिरी दिन था बतौर सदर पाकिस्तान, लेकिन चूंकि अगला सेटअप आना है, अभी आपकी सेनेट के जो लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे, नई सेनेट की जो है वो तकर्रियां ज़ाहिर है, इलेक्शन वगैरह वो सारा सिलसिला, तो वो सारा सिलसिला जो है वो अभी होना है। तो जब तक सदर ममलिकत फिलहाल चाहेंगे, हाँ वो तब तक कंफ्यूजन हो जाती है ना मुझे। मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ आपसे कि भाई कौन है आजकल, मुझे पता नहीं चलता। अच्छा, क्योंकि आप पता रखा करें ना, मैं इसीलिए आपसे पूछता हूँ। और क्या, नहीं जरूरी नहीं है मेरी भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो 100%। लेकिन हालात में तो वैसे ही नहीं पता लगता, आजकल तो कुछ नहीं पता चलता, कोई है और कोई नहीं है। आज वैसे हाँ, अगर हम बात करें क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक कितने 13 बाकायदा सदर आए। अच्छा, उनमें से 7 सदर ऐसे थे जो अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके थे। ठीक है जी। और ज़ियाउल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब, वो तो तैयारा हादसे में जा भाग हुए थे और वो उस वक्त सदर थे मुल्क के। इसके अलावा अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल ना करने वाले जो 6 सदूर हैं, उनमें से सिकंदर मिर्ज़ा साहब का नाम आता है, जनरल अयूब खान का, जनरल याह्या खान का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम आता है। इनका ताल्लुक तो पाक फ़ौज से था। फिर बाकी सिविलियन सदर थे, उनमें गुलाम इसाक़ खान, फारूक लगारी और रफ़ीक तारड़ साहब। बिल्कुल, इनकी जिंदगी पे जरा एक थोड़ी सी नजर दौड़ा देते हैं, जरा आपको बताते हैं कौन कब तक सदर रहा, फिर क्यों उसको दफ्तर से रुखसत इख्तियार करनी पड़ी, और ये सारी जो सिलसिला है ये कैसे कैसे कब कब होता रहा, इनकी जिंदगियों में आता रहा और हमारी भी जिंदगियों को ज़ाहिर इफेक्ट करता रहा। अच्छा, इनमें सबसे पहले जो है सदर सिकंदर मिर्ज़ा साहब, वो थे जिन्हें 1950 में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी। वो बगैर ब्रिगेडियर बने इस ओहदे पर फायज हो गए थे और वो 1955 को मुल्क के गवर्नर जनरल जो है वो बने और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज हुआ तो वो उसके तहत सदर बन गए थे। और 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी रात सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने मार्शल लॉ नाफिज करके जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया था। और फिर 20 दिन के बाद अयूब खान साहब ने उनको फिर जहाज़ पे बिठाया, पहले कोयटा भेजा, फिर बरतानिया भेजा और वफ़ात के बाद उनके जस्द खाकी को फिर पाकिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और दूसरे फिर नंबर पर अब बात करेंगे जनरल अयूब खान साहब की। 27 अक्टूबर 1958 को पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मुल्क के सदर बने वो। फिर ताशगंज में जो माहिदा हुआ था उसके बायस उनके खिलाफ फिर वो अवामी एहतजाज शुरू हो गया था। 25 मार्च 1969 को उन्होंने मुल्क की बागडोर याह्या खान साहब के सुपर्द की और बाकी ज़िंदगी फिर उन्होंने गुमनामी में गोशे में गुजार दी इस तरीके से। बिल्कुल, फिर जनरल याह्या खान को ज़्यादा अरसा सदारत के ओहदे पर फायज होने का वक्त नहीं मिला और 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद 20 दिसंबर 1971 में उन्होंने सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले कर दिया था और उन्हें अपने मकान में नज़रबंद कर दिया गया, जहाँ उन्होंने बाकी की जो ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा है वो गुजारा। अच्छा, फिर 1978 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उनको आज़ाद किया, लेकिन 9 अगस्त 1980 को उनका इंतकाल हो गया था। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और 20 जून सन 2001 उस वक्त वो सदर बने थे। 28 नवंबर 2007 को वो दूसरी बार सदर बने थे, लेकिन 18 अगस्त 2008 में उनको ये ओहदा छोड़ना पड़ा और ओहदा छोड़ने के बाद भी वो मुल्क छोड़ गए थे और 24 मार्च 2013 वो पाकिस्तान आए। फिर अदालतों में मुकदमात का सामना उनको करना पड़ा और आइंदा इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की उनको इजाज़त नहीं दी गई। मार्च 2016 में एक बार फिर वो मुल्क छोड़ गए, दुबई चले गए थे वो और अपने इंतकाल तक फिर वो वहीं पर रहे और उनका जस्द खाकी फिर पाकिस्तान लेकर आए थे। कराची में उनको दफन किया गया था। बिल्कुल, तो ये सारी सूरत हाल है जी, जब के हमारे जो सदूर हैं वो कैसे कैसे रहे, कब कब तक वो दफ्तर में रहे और किस तरह वो दफ्तर से रुखसत हुए और क्या क्या अवामिल जो हैं वो कार फरमा हुए उनकी रुखसती में। तो हमने सोचा आपको एक हम छोटा सा एक रिकैप दे दें टू रिफ्रेश योर मेमोरीज़ कि पाकिस्तान का कौन कौन किस किस वक्त सदर रहा।
अच्छा जी, अब एक छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे। पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं जी, कमाल एक्टिंग करते हैं। हाँ, और उनकी फिल्में भी बैन, एक फिल्म बैन हुई है। हाँ। और बैन होने के बाद वो रिलीज भी हो गई थी और बैन हुई थी। सियासतदानों को वो कुछ पसंद नहीं आई, उनको लगा, सब सियासतदानों को लगा ये तो हम पर बनी हुई है लगता है। तो कुछ उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा, कुछ जरूरी भी नहीं है, हम में जरा टॉलरेंस की भी कमी है, लेकिन ये है कि चले हमारे साथ अदाकार मौजूद होंगे, हम आपको गैस करने पे रखते हैं कि कौन है वो अदाकार, या बता दें? आप बताएं भाई, आप बताएं। चले नहीं, गैस करने में रखते हैं। अच्छा। बड़े जबरदस्त अदाकार हैं, आप देखेंगे यकीनन खुश होंगे। उनसे कुछ बातचीत करते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे एक वो क्या गैस वर्क करने का कहा था, और वो गैस वर्क था एक अदाकार के नाम के हवाले से, और उम्मीद है कि आपने गैस वर्क किया होगा। लेकिन उस गैस वर्क का जवाब हम ही आपको देते हैं। कौन है जी हमारे साथ? हसन न्याजी साहब है हमारे साथ, जिनका के बड़ा मशहूर किरदार जो रिसेंट हालिया वक्तों में हमें नजर आया, मकबूल हुसैन साहब का, उनका नजर आया किरदार इन्होंने पर्दे पर अदा किया और बहुत ही खूबसूरती से मकबूल हुसैन साहब का किरदार अदा किया, जो कि कश्मीर में कैद हो गए थे और भारत की कैद में रहे और तकरीबन सारी ज़िंदगी उन्होंने भारत की कैद में ही काट दी थी। और उनकी ज़िंदगी पर जो फिल्माया गया एक जिसको हम कहेंगे कि ड्रामा था, वो इन्होंने अदा किया। और उसके अलावा जिस फिल्म की वजह से बड़ा मुतनाज़ा एक तरह से इनका किरदार हो गया और बड़े तनाज़ात में घिर गए थे, वो थी जी मालिक। मालिक मूवी ऐसी थी कि जो हमारी सियासी जितनी भी सूरत हाल है उन पर बेस करती है। ज़ाहिर है बहुत सारे सियासतदान अच्छे होते हैं, बहुत सारे हर मैदान में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो बेसिकली मालिक ने थोड़ा सा नेगेटिव किरदार जो है वो वज़ीर आला साहब का, कोई जो भी था, मुझे नहीं पता किस वज़ीर आला पर बनी हुई थी, लेकिन ये कि यह हो सकता है कि वज़ीर आला के किरदार से इंस्पायर्ड हो, वो इन्होंने अदा किया। उसके ऊपर लग गई पाबंदी, बाद में वो क्लियर हो गई थी और वो आ गई थी, सिनेमा घरों में रिलीज़ भी हो गई थी गालिबन। लेकिन ये है कि अच्छा खासा ये उसमें तनाज़े का शिकार रहे। हसन न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ड्रामे करते हैं, फिल्में भी करते हैं, लेकिन रोल्स अपने बड़े केयरफुली सिलेक्ट करते हैं। इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। सर सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि आपकी फैमिली के ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो या तो डॉक्टर्स में हैं या आर्म फोर्सेस में हैं, तो आप ये इन सबसे डिफरेंट अदाकारी में कैसे आ गए? मेरे ख्याल में वो बहुत सारे थे लोग, तो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड मुझे बचपन से एक था शौक टू मार्क द प्रेजेंस। डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड होते हैं अपनी किसी स्पेशलिटी के साथ। सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक्टर बनने का इतना शौक या क्रेज़ नहीं था। आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन शायद दाना पानी वहाँ पर नहीं था। अच्छा। सो उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा चूज़ किया, कंसिडर किया कि ये एक चीज़ ऐसी है जिससे मैं अपने आप को हाईलाइट कर सकता हूँ। और बाय नेचर फ्रॉम चाइल्डहुड मैं थोड़ा सा क्रेजी हूँ कि कुछ भी करना है तो उसको सही तरीके से करना है या अपने नए अंदाज के साथ करना है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ सो लकी कि मुझे इंडस्ट्री के जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने अपने साथ बिठाया, पढ़ाया, सिखाया, और अब जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे। मैं उनकी दी हुई सारी एजुकेशन जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छे तरीके से निभा सकूं, या जो साथ हैं उनसे अभी भी सीखता रहता हूँ। अच्छा, अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। बहुत सारे लोग आई एम श्योर नहीं जानते होंगे कि आप क्रिकेट में जोर आजमाई करना चाहते थे, तो ये बताएं क्रिकेट में जो किस्मत आजमाई की आपने उसका क्या हुआ? I tried twice to join Pakistan cricket team, once in my childhood, लेकिन नहीं हो सका था। उसके बाद फिर बैक इन 2014 मैं अपना ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 साल का करियर जो है वो छोड़ के तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ट्रायल्स एंड प्रैक्टिस एंड सारी चीज़ें फिटनेस के ऊपर। बट अगेन आई गॉट एन इंजरी, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को समझाया कि क्रिकेट में भी शायद दाना पानी नहीं है। सो अल्लाह मियाँ हालात तो दे देता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाता हूँ, इंजरी हो जाती है। तो बिल्कुल ही बेड रिडन होने से बेहतर है कि मैं जो काम अल्लाह मेरे लिए रखता है, देता है अपॉर्चुनिटीज़, मैं इसी में जो है वो करता रहूँ तो बेहतर है। बिल्कुल सही। तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई कि ये क्यों आप इस तरह के काम में जा रहे हैं जिसमें कोई लगी बंदी रोजी नहीं है, प्रोजेक्ट आया, पैसे मिल गए, नहीं मिला तो फिर ये घर कैसे चलेगा, इस तरह की बातें भी तो होती हैं?
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी और बड़ा डांट पड़ी सारी चीज़ों के ऊपर एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई फॉट फॉर माई पैशन बट शुरू में बहुत ज़्यादा वो नाराज़गी का एक फेज़ था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी. आई केम टू कराची. आई वॉज लाहौर सेटल्ड एट दैट टाइम. मैं कराची आया तो नया शहर, नए लोग, नई सड़कें, नए सारे तौर तरीके, अंदाज. सो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी कि मैं अपनी फैमिली को जो है ना वो ये प्रूव कर सकूं. एंड अर्ली ईयर्स में तो मतलब मैं ईद पे ख़ास तौर पे उनको फ़ोन करके बताता होता था कि आज मेरा ड्रामा आ रहा है, ईद का प्रोजेक्ट है, सो अपनी ईद की मसरूफियत में डोंट मिस इट आउट. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडस्ट्री ने एक्सेप्टेंस एंड ख़ास तौर पे व्यूअर्स ने एक्सेप्टेंस देनी शुरू की, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ गई, स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आने लग गया. तो फैमिली जितना भी ऑब्जेक्ट करती थी, नाराज़ थी. फिर एक टाइम वो भी अल्लाह ने दिखाया कि मैं उनके लिए बाइस फ़ख्र हो गया कि ये हमारा बच्चा भतीजा जो है वो टीवी पे आता है, एक्टर है. एंड उन्होंने प्यार भी दिया, दुआएं भी दी. जब उन लोगों के मतलब माय रिलेटिव्स के जो जानने वाले हैं उन लोगों ने बड़े शौक़ से तस्वीरें खिंचवानी या टाइम मांगना मुलाकात के लिए, तो फिर मेरी फैमिली खुश होती थी और उनको खुश देख के मुझे काफ़ी हद तक जो है वो अपने पैशन में अचीवमेंट का एक एहसास होता था. एंड उसी चीज़ ने आज तक जो है वो ड्रिवन रखा है. सही. अच्छा, आपने मालिक फिल्म में वज़ीर आला का किरदार अदा किया था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था. पहले अबहाम पैदा हो गया कि शायद बैन हो रही है, फिर हुकूमत ने कहा नहीं भाई बैन कर दो, फिर सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर दिया. रिलीज़ हो गई या नहीं हुई ये नहीं पता था लोगों को, लेकिन पसंद की गई. अच्छा, इसकी क्या वजह थी? आप खुद किस तरह का मतलब किस तरह से इस किरदार को देख रहे थे? जाहिर है पॉलिटिशियन का किरदार अदा कर रहे हैं, अभी हमारी नज़रों के सामने हर वक्त होते हैं, लेकिन प्लेइंग अ पॉलिटिशियंस रोल इज़ डिफरेंट. देखें, उस ख़ास पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और पहली फिल्म के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेथड एक्टिंग की जो है ना वो एक चीज़ जो होती है कि अडॉप्ट करना पड़ा. आई यूज्ड टू वॉच सो मेनी पॉलिटिशियंस इन इंटरव्यूज़ एंड उन दिनों में जो है वो इस्लामाबाद में डी चौक में कोई धरना भी चल रहा था. अच्छा. तो वो बहुत ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व किया, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, उन सब को स्टडी किया एंड गिवन स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर हमने कोई एक मिक्स सी ऐसी पर्सनालिटी बनाई ताकि कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑफेंड नहीं हो. बाकी करते हुए एज सच मुझे वो थोड़ा सा सपोर्ट रही ओवरऑल प्रोडक्शन साइड से, बिकॉज वो मुझे ट्रीट भी उस तरीके से कर रहे होते थे कि साईं आ गया, साईं आ गया, साईं आ गया. सो वो एक स्टार्टअप मिल जाता था ऑन सेट मुझे. बट ये है कि अपार्ट फ्रॉम द शूटिंग आवर्स आई केप्ट माई सेल्फ वेरी नॉर्मल. बड़ा एक फ़नी किस्सा है कि हमारी गवर्नर हाउस में शूट हो रही थी. रात को 1:30 तक तो मैं CM था एंड वन वाज ऑन देयर टोज के जी साईं का ऑर्डर है तो करना है, कुछ खाने पीने को चाहिए, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी चाहिए. एंड जब पैकअप हुआ तो रात को 1:50 पे मुझे जो है वो सड़क पे पुलिस मोबाइल ने गाड़ी से बाहर निकाल के तलाशी ली, मेरी भी और गाड़ी की भी. मैंने हंसा, मैं हंसा कि लम्हा दिन कभी के बड़े और कभी की रातें, ये तो किस्सा सुना था लेकिन यहाँ तो घंटों का हिसाब किताब चल रहा है मेरे साथ. 1:30 बजे मैं CM सिंध था और 1:45 बजे के करीब जो है वो मैं सड़क पर खड़ा होकर तलाशी दे रहा हूँ. लो जी, मैं बिल्कुल क्लीन सिटीजन हूँ. सो मज़ा आया ओवरऑल काम करके, पहली फिल्म का एक्सपीरियंस. और बैन जो उसमें लगा, ठीक है वो एतराज़ात होते हैं लेकिन बैन का एक्चुअली फिल्म प्रोडक्ट को जो है वो फ़ायदा बहुत हुआ. लोगों को क्यूरियोसिटी हुई इसकी कि क्या ऐसा था इसमें जो बैन लग गया. एंड जब हमारी फिल्म अनकट वर्जन वापस से सिनेमा पर आई तो जिसने नहीं देखी थी या नहीं देखनी थी उन्होंने भी देखी अल्हम्दुलिल्लाह. तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कौन से वज़ीर आला से आप मुतासिर हुए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी. मुझे नहीं आइडिया कि किस वज़ीर आला ने काम किया है या किसने नहीं किया है. अच्छा. ओवरऑल अवाम खुश है किसी भी हाल में, तो या तो अवाम की गलती है या फिर वाकई उस सूबे के वज़ीर आला की कोई कामयाबी होगी. I cannot comment. ये जबरदस्त बात आपने की है, लेकिन वैसे तो मैं ये मान नहीं सकती कि वज़ीर आला का किरदार आपने किया और वज़ीर आला को स्टडी ना किया हो. नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पॉलिटिशियंस को स्टडी किया एंड दैट्स इट. अभी रिसेंटली कुछ अर्सा मैंने न्यूज़ चैनल्स देखे जब पाकिस्तान में बड़े पॉलिटिकल रोलर कोस्टर
फेज चल रहा था, लेकिन आई फेल्ट कि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ना डिस्टर्ब होने लग गया और मैं कोई खुद राय भी कायम करने लग गया किसी के बारे में. देन आई स्टॉप्ड वाचिंग न्यूज़ चैनल्स के. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बेसिकली होता यही है कि आप ज़्यादा न्यूज़ देखें तो फिर एंग्जाइटी हो जाती है. मैं इंडिविजुअली जो अच्छा कर सकता हूं बस मैं वो चुपचाप कर दूं, और यही एक कंट्रीब्यूशन हर इंडिविजुअल की होनी चाहिए. हम जैसे होंगे हमारे अमीर भी वैसे होंगे. ये मैं कोई फलसफा नहीं झाड़ रहा हूँ, ये अल्लाह की कुरान में है. सो हमें खुद को ठीक होना चाहिए. जितनी कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी में एज इंडिविजुअल कर सकते हैं वो कर दें. आहिस्ता 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 जहाँ 75 साल में बिगड़ते बिगड़ते यहाँ पर पहुँचे हैं तो शायद 150 ईयर्स में दुनिया रही तो हम ठीक भी हो जाएं. मालिक के बाद आपने ये फैसला किया था कि भाई मैं मुतनाज़ा किरदार नहीं करूँगा, तो ये फैसला इसकी वजह क्या बनी? अब मेरी हमेशा से एक जो है वो समझ लें कि भूख रही है परफॉर्मेंस वाला कैरेक्टर करने की, वो चाहे विलन है या मेजर सपोर्टिंग है, बट स्टोरी ड्रिवन ज़रूर होना चाहिए. अदरवाइज़ मैं नीट क्लीन जो है वो कैमरा पेरेंट्स का इतना ज़्यादा कभी भी शौकीन नहीं रहा. और बड़ों के साथ सीनियर्स के साथ जब काम करता था तो उन लोगों के साथ वक्त गुजारने की वजह से जब स्टोरी उन लोगों के ऊपर होती थी या परफॉर्मेंस वाले सीन्स स्क्रिप्ट उनके पास होता था तो वही देखता था. और वही तलब मुझे भी रही कि मैं भी इन जैसे डायलॉग्स बोलूं या इन जैसी सिचुएशंस को एक्ट करूं. कम काम करता हूं लेकिन उसकी 2 रीजंस हैं. या तो स्क्रिप्ट अच्छे आजकल आने कम हो गए हैं. दूसरी रीज़न ये है कि बहुत सारा न्यू टैलेंट आ गया है. और आफ्टर मोर देन 20 years इन द इंडस्ट्री मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि अच्छे स्क्रिप्ट के लिए अपने आप को अवेलेबल रखूँ, ताकि ख़ुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा वो एक पैशन होता है, एक क्रेविंग होती है टू एक्ट, टू डिलीवर. अगर आप रूटीन में काम करते रहेंगे तो आप अच्छे रोल को भी मिस जज कर जाएंगे, उसके साथ मिस कमिट कर जाएंगे. और फिर मैं नहीं चाहता कि इन दी एंड व्यूअर्स जो हैं वो हसन की अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट हूँ. सो आई कीप माई सेल्फ अवेलेबल फॉर गुड रोल्स एंड गुड स्क्रिप्ट्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली ज़रा कम हो रहे हैं आजकल. बिल्कुल सही. अच्छा, आपने फिल्मों और ड्रामों में मनफी किरदार भी काफ़ी किए हैं. टाइप कास्ट होने से आपको डर नहीं लगता? या हमारे यहाँ इतनी कहानियाँ मतलब मिसाल के तौर पे हैं जिनकी तरफ हमने, जिसको हम कहते हैं ना अनटैप्ड स्टोरीज, वो हमने बहुत कम किए. ये बात आप सही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रोल्स हैं वो बड़े देखभाल के करने चाहिए एक एक्टर को. लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि टाइप कास्ट होने से डर नहीं लगता था आपको, जो मनफी किरदार आप कर रहे थे? मैंने किए मनफी किरदार बहुत ज़्यादा. मैं टाइप कास्ट का शिकार भी हुआ. और जब फ्रस्ट्रेटेड हुआ तो मैडम मरीना खान ने मुझे एडवाइस किया था कि या तो मत करो, और अगर करो तो फिर इस तरीके से करो कि व्यूअर्स एंड डायरेक्टर्स जो है उनको समझ आए कि ये हसन ने किया है. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग इन योर लास्ट क्वेश्चन, कि मैं अपने तरीके से किसी भी अच्छे रोल को करने की कोशिश करता हूँ. अदरवाइज़ काम तो सब हो चुका. अनटैप्ड स्टोरीज़ की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो हमारी सोसाइटी जो है, आई एम सॉरी टू से एंड एक्सेप्ट दैट रियलिटी, कि हम बड़े हिपोक्रेट हैं. हम इंडिया की कोई भी चीज़ देख लेंगे, क्रिटिसाइज़ भी कर देंगे, अप्रिशिएट भी कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो वेब सीरीज़ में अगर गाली भी दे दें तो हो, या कोई ऐसा कैरेक्टर फिल्म में कर लें तो हो. काम है, काम को काम की हद तक रखना चाहिए. उस कैरेक्टर की हद तक उस एक्टर को जो है वो देखना चाहिए, और या तो उसकी बेहतरी के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करें या उसके अच्छे काम के ऊपर उसको अप्रिशिएट करें. दिस इज़ जस्ट अ प्रोफेशन. मैं अगर किसी की पिटाई कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ रोमांस कर रहा हूँ तो इट डजंट मीन कि मतलब ये वाकई ऐसा हो रहा है. अमंग द टीम मेंबर्स हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं, एंड जितना अच्छा एक्ट कर लेते हैं उतना ज़्यादा आप लोग उससे एसोसिएट कर जाते हैं. बट इट डज़ नॉट मीन कि वाकई ऐसा हो रहा है. इट्स अ टीम वर्क एंड इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. अच्छा, बेहतर कैसे कर सकते हैं हम अपने ड्रामे को या फिल्म को? पढ़े लिखे लोगों को जो है वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिया जाए, ताकि अच्छा स्क्रिप्ट होगा तो हमारे डायरेक्टर्स भी उसको इंजॉय करेंगे उसकी प्रिपरेशन में, और उसको ज़्यादा जिम्मेदारी से स्टोरी टेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डायरेक्टर की होती है वो उस तरीके से उसको करेंगे. हम तक जब वो चीज़ आएगी तो वो डिफरेंट होगी. हम भी उसको इन द मोमेंटम
विद द फ्लो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फील करके अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब रूटीन के ड्रामे होते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स के जो ट्रांसमिशन आवर्स होते हैं, उस स्लॉट को भरने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड का कॉन्टेंट जब आ जाता है तो फिर हर स्टेज के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट लूज हो जाता है, विद द प्रोफेशन कमिटमेंट आपकी कम हो जाती है, एंड आपका मेन कंसर्न जो हो जाता है वो अपना किचन रन करना हो जाता है, जो कि अपने प्रोफेशन के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी कैमरा पेरेंट्स का जो एक टाइम पीरियड है उसके साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है, मुनाफकत तो नहीं है, बट ये कि ये नाइंसाफ़ी ज़रूर है। सही। अच्छा, क्रेजी या मेमोरेबल मोमेंट, फैन मोमेंट कौन सा रहा है जो आपको याद हो अभी तक? बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के इतने लोगों के दिलों में जो है वो प्यार मोहब्बत डाला, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से। मुझे जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा एंड दैट मेड मी वेरी रिस्पॉन्सिबल अमंग द सोसाइटी के वंस आई वाज सिटिंग समवेयर और मैं अपना बड़ा कैजुअली कॉन्वर्सेशन कर रहा था, एंड अ गाय केम टू मी और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। मैं कहा जी वालेकुम अस्सलाम। तो सारे कहते हैं ये इनका नाम हसन है, अदनान नहीं है। मैं कहा नहीं मैं अदनान हूँ। अच्छा। सो द गाय सेड कि मैं अमृतसर जालंधर से आया हूँ पाकिस्तान अपने रिलेटिव्स को विज़िट करने के लिए। आपका ड्रामा कंकर हमने जी ज़िंदगी पर देखा था। अच्छा। तो अदनान भाई आप कभी भी इंडिया आए तो हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, खुशी होगी। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरी आवाज़ रिकग्नाइज्ड है। आई एम अ रेडियो एक्टर, सो मुझे पब्लिक में सेंसिबल बात करनी है एंड अच्छे तरीके से बात करनी है। सो दैट वाज वन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई ओपनिंग एक्सपीरियंस के अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है तो इसको जो है वो संभालना भी होता है। आपको अगर लोग प्यार देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको उनके सामने हमेशा ऑन द कैमरा या ऑफ द कैमरा जो है वो बड़े अच्छे से बिहेव करना है। सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से हम सबको जाहिर है मोहब्बत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान कहता है इसमें वो मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, तो कौन सी चीज़ जो आप कहते हैं कि बेहतर हो? हम अपने साथ और अपने प्यारों के साथ सिंसियर हो जाएं, सच्चे हो जाएं। हम नहीं है सच्चे, इसमें प्रोफेशन भी आता है, इसमें फैमिली भी आती है, इसमें इवन कि अपनी ज़ात भी आती है। वी जस्ट ड्रीम ऑफ शॉर्टकट्स एंड सक्सेसेस, लेकिन वो थोड़ा सा है मसला हम में, ये हम अपने साथ सच्चे नहीं हैं। सच्चे हो जाएं बस हम अपने साथ। सही सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे हम पूछते हैं, आपका नाम अंग्रेजी में तकरीबन, मतलब जाहिर है वक्त ऐसा है हमारे पास के वक्त की किल्लत होती है, वरना तो आपसे गुफ्तगू और बड़ी एक थॉटफुल डिस्कशन हो रही है, लेकिन आपका नाम अगर अंग्रेजी में देखें, हम गूगल कर रहे थे तो हसन न्याजी लिखा आ रहा था, और एक और शख्स भी है बिल्कुल जिसका नाम आपसे बिल्कुल ही वही स्पेलिंग्स और सब कुछ। कभी ऐसा हुआ कि उसकी कॉल्स आपको आ गई हो, आपकी कॉल्स उसको चली गई हो, उसको किसी ने एक्टिंग ऑफर कर दी हो, आपसे कोई वकालत की दरखास्त कर रहा हो? उसका तो पता नहीं है, लेकिन उनके किसी भी मसले में मुझे अक्सर कॉल आती थी, और हर दफ़ा कोई ऐसा मसला होता था कि समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड जब कॉल होती है ना, तो वो मैं परेशान हो जाता था कि ये क्या हुआ है। सो मैं उसके लिए भी दुआ करता था कि वो इस सिचुएशन को निमट ले, और मैं दुआ करता था कि ये ऐसी कॉल्स ना आए। सो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी किसी सिचुएशन में मुझे कॉल आ गई एंड somebody was so desperate to give me information। मैं कहा भाई कुरान उठाता मैं वो वाला नहीं हूँ। नहीं so हुआ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो ये दोनों लोगों का नाम हम नाम होना, स्पेलिंग्स होना, ये बड़ी एक प्रॉब्लम भी हो जाती है। एक सियासत और वकालत में और एक अदाकारी में, अब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर को कोलैबोरेट करें तो कुछ बात बनेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हसन न्याजी हमारे साथ मौजूद थे, बड़े ज़बरदस्त एक्टर पाकिस्तान के, और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई उनसे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे